हेलो फ्रेंड्स, हम आज का द इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, आफ्टर फाइजर पुणे लैब सीक्स नॉट फॉर द इमरजेंसी यूज़ ऑफ इट्स ऑक्सफोर्ड वैक्सीन। तो हमने कल पढ़ा था कि फाइजर ने अप्लाई किया है इंडिया में इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन के लिए। तो बेसिकली वो यहाँ पर ट्रायल्स नहीं कर रहे थे, सीधे उनके शॉट्स लगना शुरू हो जाते हैं उनकी वैक्सीन के। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने उसके बाद DCGI ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई किया है। लेकिन कोविशील्ड जो कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है, उसका ही एक वर्जन है, इंडिया में उसका ट्रायल हुए हैं और बेसिकली उसके बाद शॉट लगेंगे उसके। तो जो फाइजर की वैक्सीन है उसके यहाँ पर ट्रायल्स नहीं हुए हैं, बेसिकली शॉट्स लगेंगे, लेकिन इसका ट्रायल भी हो उसके बाद इसके शॉट्स लगेंगे। ऑफिशियल सोर्सेज का ये कहना है कि हमने क्लिनिकल स्टडीज़ जो भी हुई हैं, 2 UK में, एक ब्राज़ील में और एक इंडिया में, उसने ये दिखाया कि कोविशील्ड हाईली इफेक्टिव अगेंस्ट सिम्टोमेटिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगेंस्ट सीवियर कोविड-19 इन्फेक्शंस। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। 101 PSUs गिव ₹155 करोड़ फ्रॉम द स्टाफ सैलरीज टू PM फंड। तो बेसिकली जो PM केयर्स फंड था, जिसकी फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस फंड। ये पहली बात तो ये RTI एक्ट के अंदर नहीं आता। PMO ऑफिस का ये कहना है कि RTI एक्ट के अंदर नहीं आता और ये पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। दूसरी बात ये कि इसमें अगर आप फंड कोई भी कंपनी डालेगी तो उसकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। बेसिकली कंपनीज को जो प्रॉफिट होता है उसका उनको 2% लगभग किसी भी ऐसा सोशल वर्क में लगाना होता है, फॉर एग्जांपल एजुकेशन, सैनिटेशन। तो अगर वो इस फंड में कंट्रीब्यूट करेंगे तो उनकी जो CSR होगा वो इसमें काउंट हो जाएगा। उसके अलावा हमने देखा कि बहुत सारे PSUs ने भी इसमें कंट्रीब्यूट किया। यहाँ तक कि A-Link BSNL जैसी, जो BSNL जिसको कोई प्रॉफिट नहीं होता, उसने तक इसमें कंट्रीब्यूट किया और ये पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पर बेसिकली प्रोटेस्ट के बारे में सब कुछ है। अब आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट बन रहा है, तो इसका काम किसको मिला था? उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को। वो आगरा मेट्रो का काम देखेगी, तो ये 2022 तक पूरा हो जाएगा, ऐसा योगी आदित्यनाथ का कहना है, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं UP के। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। NHAI ने सेज ग्रीन कवरेज कॉन्ट्रैक्टर्स जॉब। तो बेसिकली NGT ने NHAI को स्लैम किया है। जब हाईवेज बन रहे थे तो ये मेनली एक लॉ था कि आपको लगभग 30 मीटर तक ग्रीन कवर बढ़ाना है और जो भी इंक्रोचमेंट्स हो रखा है हाईवे पे, रेस्टोरेंट्स वगैरह, ढाबाज वगैरह का, वो सब आपको हटाना है। लेकिन जब NHAI से पूछा गया कि ऐसा तो कुछ है नहीं, तो NHAI का बेसिकली ये कहना है ये सब कॉन्ट्रैक्टर की जॉब होती है और ये हमारा काम नहीं है। तो इस पर NGT ने बोला है कि आप कितने लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करते हैं इन सब बातों से। तो द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज शोन अ लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इनडिफरेंस टू इट्स ड्यूटीज, द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेड दिस वीक व्हाइल डायरेक्टिंग द एजेंसी। तो उन्होंने बोला बहुत लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी शो कर रहे हैं और इनडिफरेंस शो कर रहे हैं अपनी ड्यूटीज के प्रति। उन्होंने एफिडेविट में NHAI ने ये बोला है कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोटेक्टिंग हाईवेज फ्रॉम इंक्रोचमेंट, रिमूविंग इलीगल एक्सेस टू देम, ये सब काम किसका है? ये सब प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्टर का है और ये सब NHAI का काम नहीं है। तो द स्टैंड ऑफ द NHAI दैट द रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड बाय कंसेशनर्स एंड it is only their responsibility to comply with the mandate of the law is patently untenable। तो ये कहना है NGT का, patently untenable है और ये इंडिफरेंस दिखाता है कि आप कितने इंडिफरेंट हैं और पब्लिक ट्रस्ट को आपने ब्रीच किया, अपनी स्टैट्यूटरी ड्यूटीज़ को ब्रीच किया। तो मतलब NHAI एक स्टैट्यूटरी बॉडी होने के बाद भी इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं करी, जो लॉ इम्प्लीमेंट है ग्रीन कवर बढ़ाना, ताकि ये कहीं ना कहीं क्लाइमेट से फाइट करने के लिए काम आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अब INS विराट, तो अब 2017 में ये हुआ था कि विराट को डीकमीशन कर रहे थे। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि आप इसे डीकमीशन मत करो, आप इसे म्यूजियम में रख दो, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इस प्रपोजल को टर्न डाउन कर दिया। तो उन लोगों का बेसिकली कहना है अब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और नेक्स्ट न्यूज़ है, ये एक प्रोग्राम है, काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है, नैनीताल डिप्लॉयज डोलीज टू बूस्ट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज। तो वहाँ पे हिली एरिया है, तो वहाँ पर हिली एरिया की वजह से कनेक्टिविटी नहीं हो पाती है, रोड कनेक्टिविटी उन हिली एरियाज़ में। तो जो प्रेग्नेंट विमेन होती हैं उनकी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो, तो उसके लिए डोली सिस्टम शुरू किया गया है और हर डोली के लिए आपको इंसेंटिव मिलेगा 2,000 रुपये का। मतलब गवर्नमेंट बेसिकली आपको रीइम्बर्स कर देगी 2,000 रुपये देके। तो अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड्स एन इंसेंटिव ऑफ ₹2,000 पर विजिट ऑफ द पैलेंक्विन हैव द नंबर ऑफ विजिट्स। हाँ, बस बात ये है कि पैलेंक्विन की एक विजिट एक डिस्ट्रिक्ट में लिमिटेड होगी पर मंथ की, आप 60 ही कर सकते हो। तो विमेन एक ही बारी फैसिलिटी ले सकती है, तो एंटीनेटल चेकअप्स के लिए, डिलीवरी से पहले के चेकअप्स के लिए, या तो फिर डिलीवरी पर। तो ये कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को डिस्करेज भी करता है कि आप एक ही बार ले सकते हो। बाकी ये प्रोग्राम तो बहुत अच्छा है कि सबको इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हो, ताकि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम हो। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, मेक पंजाब ग्रेट अगेन। तो ऑथर ने बेसिकली ये बोला है कि 1960s और 1980s में हमारे यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ। उससे पहले इंडिया डेस्परेटली शॉर्ट ऑफ ग्रेन्स था, हमारे यहाँ ग्रेन्स की बहुत ज़्यादा कमी थी, हमें इंपोर्ट करने पड़ते थे ग्रेन्स US से, PL 480।
और हम कितने इंपोर्ट करते थे, तो ऑलमोस्ट 10 मिलियन मेट्रिक टन्स, और हमें रुपए में पेमेंट करना पड़ता था क्योंकि हमारे पास उस समय फॉरेक्स इतने थे ही नहीं कि हम खरीद सकें। जो एंटायर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे पास इतना ही था कि हम 7 मिलियन मेट्रिक ऑफ ग्रेन्स खरीद सकें। तो जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया उसके बैकड्रॉप में ही एमएसपी आया था, क्योंकि जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था जब बहुत ज़्यादा क्रॉप होगी तो फार्मर्स को ये लगने लग गया कि इतनी ज़्यादा क्रॉप की वजह से हम प्राइजेस क्रैश हो जाएंगे, तो गवर्नमेंट ने एमएसपी शुरू किया था, ये सिस्टम डिवाइस किया था। लेकिन ऑथर ने बोला आज की सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट। आज हम देखें तो एफसीआई के पास बहुत सारा ग्रेन है, लगभग 97 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ ग्रेन है, लेकिन बफर स्टॉक कितना होना चाहिए, 41.2 मिलियन मेट्रिक टन्स। मतलब 41 बफर स्टॉक से दुगना ग्रेन है हमारे पास, इतना ज़्यादा ग्रेन है। और इकोनॉमिक कॉस्ट इस ग्रेन की कितनी है, 1,80,000 करोड़। लेकिन इस ग्रेन का कोई काम नहीं है क्योंकि अब उतने की ज़रूरत भी नहीं है, हमारे पास खाली में इतना सारा ग्रेन पड़ा है, तो बस वहाँ पर ख़राब हो रहा है। आपने ये पिक्चर्स भी देखी होंगी और इकोनॉमिक सर्वे में भी इसके बारे में बताया गया था कि कैसे ग्रेन खराब हो रहा है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोडाउन्स में। तो बेसिकली एक डेड कैपिटल हो गया, लॉक्ड इन विदाउट मच अ पर्पस। तो ऑथर ने बोला करंट ग्रेन जो मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि हम एमएसपी पे सरकार ले लेती है, सब एफसीआई को लेना पड़ता है और सारा ग्रेन खराब हो रहा है, तो उससे ये होता है। और दूसरी बात ये, अब हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज बहुत ज़्यादा, इंडिया के पास लगभग 575 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज है जो कि कंफर्ट लेवल से बहुत ज़्यादा है। जब सिचुएशन चेंज होती है तो सोसाइटी को भी चेंज होना चाहिए, ऑथर का कहना है। पहले हमारे पास जैसे फॉरेक्स नहीं थे और हमारे पास ग्रेन्स नहीं था, अब हमारे पास ग्रेन्स भी इतने ज़्यादा हैं, फॉरेक्स भी इतने ज़्यादा, तो हमें भी सिचुएशन के लॉन्ग चेंज होना चाहिए। अगर हम सिचुएशन के साथ चेंज नहीं होंगे तो जो इकॉनमी होती है वो स्टैग्नेट हो जाती है। तो ऑथर ने इस प्रोसेस को नाम दिया है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन ऑफ द ओल्ड एंड इनएफिशिएंट इज द फंडामेंटल लॉ बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड एंड इंडिया इज नो एक्सेप्शन। तो टाइम के साथ हमें बदलना चाहिए, जैसे न्यू लॉज आ रहे हैं तो ऑथर ने बोला वो टाइम के साथ एक बदलाव है। ऑथर ने कुछ और भी पॉइंट्स मेंशन किए हैं, जैसे 1966 में जब हरियाणा को कार्व किया गया था आउट ऑफ और हरियाणा का कुछ पार्ट हिमाचल को ट्रांसफर कर दिया गया था, तब उस समय देखा गया था कि पंजाब हैड द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम और पंजाब फोर्थ रनर रहा था 2000 साल तक। फॉर एग्जाम्पल मतलब आई वांट टू से कि 2000 तक मतलब 2000 तक पंजाब रहा था फोर्थ रनर in the respect till almost the early 2000s, but thereafter Punjab started sliding down very fast in the overall ranking of major states of India। पर धीरे धीरे पंजाब स्लाइड डाउन करने लगे। क्यों स्लाइड डाउन करने लगे, क्योंकि पंजाब वाले लोग सिर्फ एग्रीकल्चर में ही रह गए, लेकिन हम देख रहे हैं वहाँ पे ना ही इंडस्ट्रियलाइजेशन हो पाया और ना ही मॉडर्न सर्विस सेक्टर आ पाया जैसे कि आईटी और फाइनेंशियल सर्विसेज। तो इसकी वजह से पंजाब धीरे धीरे उसका प्लेस डाउन होता गया। पंजाब का एग्रीकल्चर में लगभग 99% इरीगेशन है, जबकि एवरेज ऑल इंडिया एवरेज बाकी स्टेट्स के पास 50% से थोड़ा कम इरीगेशन है। महाराष्ट्र के पास इरीगेशन कवर 20% है, फिर भी वो सबसे ज़्यादा अमीर देश क्यों अमीर स्टेट क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके पास सर्विस सेक्टर है। द एवरेज लैंड होल्डिंग इन पंजाब इज 3.62 हेक्टेयर एज अगेंस्ट एन ऑल इंडिया एवरेज ऑफ 1.08 हेक्टेयर। तो हम देख रहे हैं कि पंजाब के पास सारी फेवरेबल कंडीशंस, उसके पास इरीगेशन बहुत अच्छा है, उसके पास लैंड होल्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी, प्रोडक्टिविटी लेवल भी उसके यहाँ ज़्यादा अच्छा है और उनको सबसे ज़्यादा सब्सिडीज भी मिलती है और एमएसपी प्रोक्योरमेंट भी सबसे ज़्यादा पंजाब हरियाणा से ही होता है। लेकिन अगर हम रियल सिचुएशन एक्सेस करें तो हमें पता चलता है कि पंजाब हैज़ द 11th रैंक अमंग मेजर एग्री स्टेट्स। तो ऑथर का कहना है कि पंजाब की रैंक इतनी ज़्यादा नीचे कैसे चली गई। तो बेसिकली जो साउथ इंडिया के स्टेट्स हैं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, उन्होंने अपनी क्रॉप को डाइवर्सिफाई किया हाई वैल्यू क्रॉप्स में और लाइफ स्टॉक में भी उन्होंने काफ़ी इन्वेस्ट किया, जैसे कि पोल्ट्री, डेयरी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, फिशरीज। लेकिन हम देखते हैं पंजाब हरियाणा ने किसमें किया, वो सिर्फ वाटर गजलिंग क्रॉप्स लगाते हैं क्योंकि उनके पास इरीगेशन फैसिलिटीज, तो वो सिर्फ वीट राइस यही लगाते रहते हैं। तो इवन वेस्ट बंगाल और हिमाचल प्रदेश ने भी पंजाब से अच्छा परफॉर्म किया है। द राइटिंग ऑन द वॉल इज क्लियर इफ पंजाब फार्मर्स वांट टू इंक्रीज देयर इनकम। सो ऑथर का कहना है अगर उनको अपनी इनकम बढ़ानी है, डबल या ट्रिपल करनी है, तो उनको धीरे धीरे एमएसपी बेस्ड वीट और राइस से हटकर किस पे जाना, हाई वैल्यू क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक, द डिमांड फॉर विच इज इंक्रीजिंग एट 3 to 5 टाइम्स ऑफ सीरियल। तो आपको इसमें क्या रेलेवेंट है जो आप लिख सकते हैं मीन्स में, तो आप ये सब लिख सकते हैं कि कैसे कैसे सिचुएशन चेंज हुई। पहले ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, फिर उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास ज़्यादा है, तो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन ज़रूरी होता है। जो बाकी स्टेट्स हैं वो क्यों आगे निकल गए, क्योंकि उन्होंने अपनी क्रॉप को डाइवर्सिफाई किया। और नेक्स्ट आर्टिकल पर चलते हैं। अभी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ये बोला है कि वो पेरिस एग्रीमेंट में वापस आएंगे। तो ऑथर ने बोला बहुत अच्छी बात है कि वो पेरिस एग्रीमेंट में वापस आ रहे हैं। पेरिस एग्रीमेंट क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, जो कि बोलता है कि ग्लोबल टेम्परेचर हमें 2 डिग्री से कम रखना है और हम स्ट्राइव करेंगे कि 1.5 डिग्री तक भी हो जाए। मतलब 2 डिग्री तो बेसिकली करना ही करना, 1.5 तक भी कर सकते हैं। तो यूएस फिर इससे निकल गया, तो ट्रम्प एरा ने बोला कि हम इससे बाहर आ रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये यूएस की इकॉनमी को हर्ट करेगा कि अगर हम ये इस पर ही ध्यान देंगे कि हमें ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम करना है। तो ऑथर ने बोला इससे ट्रम्प को डोमेस्टिकली भले ही कुछ फायदा हो गया, लेकिन इंटरनेशनली उसका जो लीडरशिप क्वालिटी थी वो कम होती हुई दिख रही थी, क्योंकि जो ग्लोबल स्पेस जो कि खाली किया था यूएसए ने पेरिस एग्रीमेंट से बाहर निकाल के, वो धीरे धीरे चाइना ने
एक्वायर कर लिया, जो कि लार्जेस्ट एमिटर है। चाइना टुडे एमिट्स अबाउट 30% ऑफ द ग्लोबल GHGs, बट हैविंग वर्ल्ड, चाइना लगभग 30% ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस करता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे USA करता है, थर्ड पे यूरोप है 10% और इंडिया फोर्थ पर है। इंडिया क्या क्या कर रहा है ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन को रिड्यूस करने के लिए? तो इंडिया ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, जैसे कि इंडिया इज कमिटेड टू रिड्यूसिंग द एमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट्स GDP बाई 33 to 35% फ्रॉम 2005 लेवल्स। तो इंडिया ने बोला कि वो 33 लेके 35% तक अपने GDP के रिलेशन में एमिशंस कम करेगा 2005 के लेवल से 2030 तक। और 40% नॉन फॉसिल फ्यूल इंस्टॉल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कैपेसिटी, तो जो भी 100% होती है उसमें से लगभग 40% नॉन फॉसिल फ्यूल से इलेक्ट्रिसिटी आएगी। इंडिया ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी स्टैब्लिश किया विद फ्रांस। तो इंडिया ये फ्यू मेजर क्लाइमेट स्टेक होल्डर्स है जो कि अपने टारगेट्स अचीव करने की राह पर अच्छे से चल रहे हैं। द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो UNFCCC की है, जो बेसिकली पेरिस एग्रीमेंट से डील करता है, तो वो इस बार नहीं हो पाई क्योंकि इस बार कोविड-19 था। तो अभी 2021 में ग्लासगो में होगी लेट 2021 एंड इज लाइकली टू बी एन एनर्जाइज एक्सरसाइज, क्योंकि अब US भी इसका पार्ट बनेगा क्योंकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के कहना है वो पेरिस एग्रीमेंट में वापस आ रहे हैं। UN सेक्रेटरी जनरल ने बोला है कि उनकी कोशिश है कि 2050 तक ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को जीरो कर देना है विद द सेंट्रल ऑब्जेक्टिव ऑफ द UN इन 2021, और 2021 तक हमें कार्बन न्यूट्रलिटी अचीव करनी है। उसके लिए हमने क्या एस्टैब्लिश किया है? ग्लोबल कोएलिशन फॉर कार्बन न्यूट्रलिटी। तो उन्होंने बोला ये एजेंडा वो कहाँ पे पुश करेंगे? अभी एक वर्चुअल समिट होगी, क्लाइमेट एम्बिशन समिट, जो कि कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? फ्रांस और UK। तो वहां पर वो अपना ये वाला एजेंडा पुश करेंगे, ग्लोबल कोएलिशन फॉर कार्बन न्यूट्रलिटी का। For India, engagement in global climate negotiations must be imbued with a strategic perspective and informed by the building of green renewable energy। तो ये ऑथर ने बेसिकली क्लाइमेट चेंज पर आर्टिकल लिखा है। इसमें आप कुछ डेटा याद रख सकते हैं जो भी बताया गया है कि कैसे वो चले गए। फिर जैसे चाइना सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, फिर US है, फिर यूरोप है, फिर इंडिया है। इस आर्टिकल में कुछ भी रेलेवेंट नहीं, इसलिए ये आर्टिकल हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम इसमें डेटा है, ये आप याद रख सकते हैं मेंस आंसर राइटिंग में लिखने के लिए। कंसिडरिंग दैट 26.68 करोड़ इंडियंस यूज टोबैको, इट्स रिडक्शन इज अ मेमथ जॉब, कि लगभग 26.68 करोड़ लोग क्या करते हैं? टोबैको का यूज़ करते हैं। पर हमने इसका रिडक्शन धीरे धीरे किया, 17% रिलेटिव डिक्रीज हुआ है टोबैको कंजम्पशन में 2010 से लेकर 2016 में। उसके अलावा चिल्ड्रन में डिक्लाइन हम देख रहे हैं कि 33% डिक्लिनेशन हुआ है। लेकिन हमने बीच में देखा था, आपने लास्ट ईयर अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट ने ENDS को बैन कर दिया था। ENDS क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिलीवरी सिस्टम, जिसमें टॉक्सिक और एडिक्टिव केमिकल होता है और 7000 फ्लेवर्स में अवेलेबल था। तो इंडिया, जो कि उन्हें देखा था यंग पॉपुलेशन है, लिक्रेटिव मार्केट है, तो यहाँ पर ENDS को ला दिया गया था। तो कमेटी ऑफ डॉक्टर जब उसने देखा तो उन्होंने ICMR ने एक टास्क फोर्स बनाई, फिर उन्होंने बोला कि हमें इसे बैन कर देना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे ये करने के बाद लोग कन्वेंशनल लेने लगते हैं, कन्वेंशनल टोबैको, ये सब सिगरेट वगैरह। तो लीगल ऑप्शन जो भी सजेस्ट किए गए, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया? इसको ENDS को खत्म कर दिया, एक ऑर्डिनेंस लाके कि ENDS इंडिया में नहीं बिकेगा। The GOM under the Finance Minister recommended a ban in one sitting. The ordinance was approved on September 18, 2019 as expected. It was challenged in court, लेकिन कोर्ट ने भी इस पर कोई स्टे नहीं दिया। तो अब इंडिया में ENDS बैन है, इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिलीवरी सिस्टम, ये अब बैन हो चुका है। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ये बेसिकली इसमें जो मैंने आपको बताया था, जो रोहिंग्याज उनको कॉक्स बाजार से निकालकर कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं? भसनचार आइलैंड में, वहाँ पर बांग्लादेश में, क्योंकि वो बहुत सारा उन्होंने एरिया घेर रखा है और जहाँ पर वो रहते हैं वो बहुत ही अनहाइजीनिक कंडीशन हो चुकी है। स्लम एरिया बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक हो चुका है, जो जहाँ पर वो रेफ्यूजीज रहते हैं, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया हम इनको भसनचार आइलैंड में शिफ्ट कर देंगे। UNDP जो कि बेसिकली फेमस अपनी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालने का, तो उसने एक स्टडी की थी। उसने उस स्टडी में क्या पाया है कि एन एडिशनल 207 मिलियन पीपल कुड बी पुश्ड इनटू एक्सट्रीम पॉवर्टी बाय 2030 ड्यू टू द सीवियर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ कोरोना वायरस पैंडेमिक। तो कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से लगभग 207 मिलियन पीपल एक्सट्रीम पॉवर्टी में चले जाएंगे 2030 तक, और इससे वर्ल्ड्स एक्सट्रीमली पुअर का टोटल नंबर कितना हो जाएगा? मोर देन अ बिलियन। तो ये स्टडी किसकी है? UNDP की, उसने ये फाइंड किया है। अब ये एक ग्रेट कंजंक्शन एक इवेंट होता है। तो जब सैटर्न और जुपिटर होते हैं, जब वो घूमते हैं तो वो एक दूसरे के पास आ जाते हैं। For months, Saturn and Jupiter have appeared to be courting as the giant celestial bodies have gradually drawn nearer in the night sky. तो इस बार जो पास आएंगे वो कुछ ज़्यादा ही पास आ जाएंगे, और ऐसा 800 साल में पहली बार हो रहा है। The encounter known as the Great Conjunction, तो इस एनकाउंटर को क्या बोलेंगे? ग्रेट कंजंक्शन। वैसे 20-20 साल में होता है, पर इतना ज़्यादा पास ये 800 साल में हो रहा है। बट दिस वन अराइविंग on December 21, the winter solstice is a special astronomer said, क्योंकि इतने ज़्यादा विजिबल अलाइनमेंट कब हो रहा है? क्लोज्ड विजिबल अलाइनमेंट लगभग 800 साल के बाद। ये वाली न्यूज़ मैं आपको डेली बताती हूँ कि जापान का हायाबुसा जो है वो एस्टेरॉइड राइगू के सैंपल्स लेकर आ रहा है, तो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया में वो लैंड कर रहा है। QRMP
स्कीम ये क्या है, द गवर्नमेंट हैज लॉन्च द क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग एंड मंथली पेमेंट ऑफ टैक्सेस स्कीम फॉर स्मॉल टैक्स पेयर्स अंडर द जीएसटी सिस्टम। तो आपको पता होगा कि व्यापारियों का क्या होता है, जो मर्चेंट्स होते हैं वो हमसे जीएसटी लेते हैं, बेसिकली सरकार को उनको वो जीएसटी देना होता है। तो जो स्मॉल टैक्स पेयर्स होते हैं उनको हर मंथ ये जीएसटी देना, तो उसके लिए वो सीए तो नहीं रख सकते, उनके पास इतने पैसे तो नहीं हो जाएंगे हर बार सीए को भी पैसे दें। तो गवर्नमेंट ने उनके लिए लॉन्च किया है क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग एंड मंथली पेमेंट्स ऑफ टैक्सेस, ताकि उनको कोई रिलीफ मिल सके, जीएसटी भरने में उनको कोई दिक्कत ना हो। तो आप ये याद रखना कि टर्म किससे रिलेटेड है, कि जीएसटी से रिलेटेड है, क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग एंड मंथली पेमेंट ऑफ टैक्सेस। अब विवाद से विश्वास बिल क्या है, तो इसमें कुछ चेंजेस किए गए, टेक्निकलिटीज में हमें नहीं जाना, हमें बस विवाद से विश्वास बिल पता होना चाहिए क्या है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ये कहना है कि इसमें उन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं, जैसे आईटी जैसे रेड वगैरह होती थी तो कोर्ट में केस चलते थे, तो कोर्ट में बहुत दिनों तक केस चलते रहते थे टैक्स से रिलेटेड। तो ये बोला गया कि बेसिकली आप बाहर भी सेटलमेंट कर सकते हैं इन सबको, बार बार कोर्ट के ऊपर अपीलेट, एक अपीलेट उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, इससे टाइम वेस्टेज होता है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। यॉर्कशायर ट्राइज टू रिड्रेस रेसिज्म अगेंस्ट एशियन क्रिकेटर्स। तो ये बोला है कि जो एशियन क्रिकेटर्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, तो उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा रेसिज्म होता है, जैसे कि टैक्सी ड्राइवर्स बोला जाता है, रेस्टोरेंट वर्कर्स बोला जाता है उनसे। और उसके बाद फिर इन सब प्रेशर की वजह से वो अगर हार जाते हैं तो उनके साथ और दिक्कत होती है, तो उनके साथ बहुत ज़्यादा जाइब उन पर कसी जाती है। तो बेसिकली अब इस मैटर को वो बोल रहे हैं कि उसको डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, रिड्रेस करने की कोशिश करेंगे जो भी रेसिज्म होता है अगेंस्ट द एशियन क्रिकेटर्स। आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।